धन्यवाद सर. सीड संदर्भात खूप महत्त्वपूर्ण अशी माहिती सांगितली. आपण जेव्हा पर्यावरणाची किंवा वृक्ष लागवडीची वेगवेगळी स्वप्न बघत असतो, परंतु ती स्वप्न बघण्या अगोदर सगळ्यात महत्त्वाचा घटक हा बीज आहे. ते तुकाराम महाराजांनी म्हटलेले आहे की शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी. जर बियाणात दोष असला तर आपले सर्व पुढचे प्रयत्न हे निष्फळ जाणार आहेत. त्याच्यामुळे बियाणाची निवड ही अत्यंत महत्त्वाची. मी थोडे दोन्ही टॉपिक थोडा प्रयत्न करतो एकत्र करण्याचा. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला जी बियाणाचे दोन प्रकार सांगितले, जेव्हा आपल्याला एकदा नर्सरी बनवायची असेल किंवा आपल्याला सीड सोईंग करायचे असेल किंवा सीड्स बॉल बनवायचे असतील, तर बियाणाचे दोन प्रकार सांगितले. जे साठवणूक करून आपल्याला ठेवता येऊ शकतं ते एक बियाणं, आणि जे साठवणूक न करता फक्त 10 किंवा 15 दिवसामध्येच त्याचं सोईंग करणं किंवा लागवड करणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये नीम असेल किंवा आंबा असेल, जे इतर प्रकार सांगितले ज्यांचा मॉइश्चर म्हणजे ओलावा टिकून असतो त्याच पिरियडला त्याचं सोईंग झालं पाहिजे. नाही तर नंतर ते जर सुकून वाळवलं तर ते मृत होतात किंवा त्याचा उपयोग नाही होत. त्याच्यामध्ये मी करवंदाचा स्वतः अनुभव घेतलेला आहे. मी खूप एकदा करवंद घेऊन आलो, वाळवले, तर मग ते नंतर म्हणजे उगलेच नाही. वाळवल्यानंतर खूप वाळून घेतले आणि नंतर पुन्हा आणले, तर ते खाल्ले आणि लगेच सोईंग केलं तर ते 100% जगले. तर असा एक म्हणजे आपण चुकत चुकत शिकत असतो, परंतु ते चुकांमधून शिकायचे असते हे महत्वाचं आहे. तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. बियाणाची उगवण हा एक महत्वाचा मुद्दा सरांनी सांगितला की बियाणाची उगवण, बियाणं नुसतं बियाणं जसे एक मानवी गर्भावस्था असते त्याचप्रमाणे बियाणामध्ये एक भ्रूण असतो, भ्रूण असतो. आणि तो काही बियाणं असं असतं की त्याचा भ्रूण हा सुप्त अवस्थेत असतो. म्हणजे तो त्याला योग्य क्लायमेट किंवा मॉइश्चर किंवा ओलावा मिळाला तरच ते, तापमान योग्य मिळालं तरच ते जर्मिनेशन होत असतं. म्हणून काही बियाणं साठवून ठेवावं लागतं आणि काही लगेच सोईंग करावं लागतं. हा एक विषय झालाच. तर त्याच्यामध्ये काही बियाणं खूप कठीण असतात. सरांनी सांगितलं की त्यांची सुप्तावस्था लवकर मोडत नाही. जेव्हा आपण नर्सरी बनवायची, निसर्गामध्ये ते बियाणं उगवतच, परंतु म्हणजे त्याला वेळ लागतो. काही ना 3 महिने लागतात, अगदी 6 महिने. मी असंही ऐकलेले काही बियाणं 1-1 वर्षापर्यंत सुप्त अवस्थेत असतात. तर परंतु आपल्याला रिझल्ट घ्यायचे किंवा आपल्याला नर्सरी बनवायची, तेव्हा आपल्याला रिझल्ट लागतात की 100 बियाणं टाकल्यानंतर आपला प्रयत्न असतो की आपण 100च बियाणं आपलं जर्मिनेशन झालं पाहिजे, उगवलं पाहिजे. मग आपण त्याची सुप्तावस्था मोडवण्यासाठी काही कृत्रिम प्रक्रिया बघितल्या. त्याच्यामध्ये जी जनरली शेतकरी किंवा इतर वापरतात ती गरम पाण्यामध्ये, कोमट पाण्यामध्ये ते बियाणं बुडवून ठेवणं काही मिनिटासाठी किंवा काही रात्रभर 24 तास बुडवून ठेवणं, त्याच्यामध्ये त्याची सुप्तावस्था मोडते. शेतकरी काही प्रयोग करतात की शेणखत जे असतं ना, शेणखताच्या खड्ड्यामध्ये ऊब फार असते, गरम असतं ते, आणि त्याच्यामध्ये ते बियाणं असं याच्या गाठोड्यात बांधून ते बुडवून ठेवतात. त्यांनी पण सुप्तावस्था बऱ्यापैकी सुप्तावस्था मोडली जाते. त्याचप्रमाणे काही बरेच सारे केमिकल आलेले आता की जे सुप्तावस्था मोडतात, परंतु त्याचे काही गुणदोषही आहेत. तर तो वेगळा विषय पुन्हा. पण त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त नैसर्गिक पद्धतीनेच आपण एखाद्या बियाण्याची सुप्तावस्था मोडली तर ते चांगलं असेल. तर हा महत्वाचा विषय सरांनी समजून सांगितला. त्यानंतर आता सीड्स बॉल संदर्भात जी माहिती सांगितली, तर सीड्स बॉल म्हणजे जनरली काय होतं की सीड्स बॉल हे मागे नाशिकमध्ये खूप फॅड आलं होतं, परंतु सीड्स बॉल जर चुकीच्या पद्धतीने बनवले गेले किंवा चुकीच्या वेळेस जर स्विंग झालं तर ते फक्त फोटो सेशन होतं आणि त्याचा रिझल्ट मिळत नाही. म्हणजे मी थोडा मोकळा बोलतो, नाही बरोबर आहे. तर त्याच्यामध्ये ज्या काही आमच्याकडनं याच्या अगोदर चुका झाल्या, आम्ही त्याचाच भाग असू शकतो कदाचित, परंतु ज्या आता चुका आमच्याकडनं होणार होत्या किंवा ज्या झाल्या असतील त्याच्या आम्ही दुरुस्त करू. त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं मध्ये बियाणाची निवड ही महत्वाची, की पुन्हा जे बियाणं साठवणुकीचे शक्यतो तेच बियाणाचं सीड्स बॉल बनवायचे, हा एक महत्वाचा विषय झाला, पळस सोडून. आणि
त्याच्यानंतर ते योग्य ठिकाणी सोयी करायचे, योग्य प्रकारे ते सीड्स बॉल जी बनवायची पद्धत आहे त्याच्यामध्ये माती, वाळू आणि शेणखत आणि काहीतरी अजून एक चौथा घटक होता, त्याचं समप्रमाणात मिश्रण करून शक्य झाल्यास त्याला ट्रीटमेंट करायची, जसं सरांनी सांगितलं की ट्रायकोडर्मा हे जैविक बुरशीनाशक आहे, तर तेही आपण वापरू शकतो. ज्या ज्या जैविक गोष्टी, जसं जैविक कीटकनाशक पण आपण त्याच्यामध्ये ॲडिशनल ॲड करू शकतो, ज्याच्यामुळे त्याला किडी, सूक्ष्म किडी किंवा जे जीवाणू वगैरे असतात त्याच्यापासून त्याचं नुकसान होणार नाही. तर अशाही प्रकारचे आपण जैविक घटक त्या सीड्स बॉल बनवताना त्या माध्यमामध्ये मिक्स करू शकतो आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की ज्या बियाणाला उगवलेल्या ज्या हानिकारक गोष्टी त्या टळल्या जाऊ शकतात. सीड्स बॉलचे वेगवेगळे प्रकार सरांनी समजून सांगितले. त्यामध्ये काही आता गोल बनवायचे, काही चौकोनी पद्धतीने बनवायचे. तर सीड्स बॉल शक्यतो ज्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे वारंवार श्रम करणं किंवा ज्या ठिकाणी जायला जमणार नाहीये, तर शक्यतो सीड्स बॉल अशाच ठिकाणी केले पाहिजे. उदाहरणार्थ एखाद्याचं, आपल्या सर्वांचं स्वप्न आहे की सह्याद्रीच्या ज्या डोंगर रांगा, आपल्याला सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा आहे आणि त्या सर्व आपल्याला हिरव्यागार करायच्या आहे आणि ते पण आपल्या तिथल्या स्थानिक प्रजातीनेच करायचे. तर त्याच्यासाठी सीड्स बॉल ही पद्धत खूप चांगली आहे, परंतु त्याच्यामध्ये चराईबंदी हा एक महत्त्वाचा विषय माझ्या अनुभवानुसार असू शकतो. त्याच्यानंतर जसं सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा आहे तसेच जाळल्या जातात संरक्षण केल्यानंतर. तुषार भाऊ, आम्हाला सगळा अनुभव होतं, तर ते तसेही संरक्षण झालं पाहिजे. खूप चांगली पद्धत आहे, परंतु त्याच्यातल्या ज्या चुका होत्या त्या दुरुस्त करून नक्कीच. परंतु एक विषय की याच्यामध्ये काही प्रमाणात प्रयोग झाल्यानंतरच हा विषय सक्सेस होऊ शकतो. आणि सीड्स बॉल ही सोपी पद्धत असली तरी सर्रासपणे तीच पद्धत वापरणं हे तसं मला तरी वाटतं की चुकीची ठरलं. परंतु प्रायोगिक तत्वावर एखाद्या समजा 100 हेक्टर जंगल आहे तर त्याच्यावरती 5 हेक्टरवर प्रत्येकाने हे प्रयोग करायला पाहिजे. त्याचे रिझल्ट कदाचित पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी, तिसऱ्या वर्षी समजणार आहे. चांगली पद्धत आहे नक्कीच. याच्यामधल्या टेक्निकल बाजू समजून किंवा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन आपण याच्यामध्ये आपल्या अनुभवाने आणि आपल्या ज्ञानानुसार सुधारणा करून ही पद्धत आपण प्रत्येकाने वापरावी अशी मी या ठिकाणी हे करतो. धन्यवाद. मैडम, अब क्या है अगला प्रेजेंटेशन बताना दिख रहा है? Know about the seeds. हैं? Know about the seeds. दिखाओ seeds of fruit. What are you? हाँ, know about the seeds. तो बीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें बीज के बारे में जानना चाहिए. नेक्स्ट, दो तरह के बीज हैं, ऑर्थोडॉक्स बीज और रिकैल्सिट्रेंट. सूखे बीजों को ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, और अगर उनमें पानी है, नमी है, गीले हैं, वेट सीड है, तो हम उनको क्या कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट सीड कहते हैं. देखिए हमारा इधर है ये आपका महुआ वगैरह, ये देखिए ये है रिकैल्सिट्रेंट सीड है. ये रिकैल्सिट्रेंट, ये ड्राई है, ये ऑर्थोडॉक्स सीड, पानी है ही नहीं. नेक्स्ट, फल के सूखने के साथ उसमें पानी सूख जाता है. ये देखिए, ये जितने भी आपका रिकैल्सिट्रेंट सीड है ये थोड़े दिन जीते हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर है. इसमें क्योंकि रॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है हमेशा. अगर टाइम पे नहीं बोए जाए तो ये काले पड़ जाते हैं, रॉटिंग सड़ान हो जाती है और एक दुर्गंध आने लग जाती है और फिर बीज खराब हो जाते हैं. जबकि ड्राई सीड को हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, उनको स्टोर करने में दुर्गंध नहीं आती. नेक्स्ट, और देखिए आपको फ्रूट नहीं बोलते, आपको सीड बोले. फ्रूट के अंदर से निकला सीड, ध्यान रहे. निवोलिका में यही बताया था, निवोली नहीं बोलनी है, निवोली तो फ्रूट है, उसके अंदर से उसका सीड निकालना है. क्योंकि फ्रूट में मीठा पल्प होता है. अगर आप फ्रूट बोएंगे तो फंगस आती है, वहाँ पे चींटियाँ आ जाती है, वहाँ चूहा आएगा उसको खाने के लिए और सीड को भी ले जाएगा वो फ्रूट में. इसलिए सीड बोने, फ्रूट नहीं बोने. तो फ्रूट सीड दोनों डिफरेंस बहुत क्लियर है. फॉरेस्ट्री में, नर्सरी में फ्रूट नहीं बोना है, सीड बोना है. रिकैल्सिट्रेंट, आम नहीं बोना है. आम को चूस जाइए और
उसके अंदर जो गुठली है उसको बोइए, ठीक है ना। जो जो करौंदा है ऊपर का उसको खाइए, सीड को बोना है। तो ध्यान रखें, फ्रूट नहीं बोना है, सीड बोना है। तो आपका सीड प्लस ट्री से लाइट ट्री से आपको देना है, अच्छी जर्मिनेशन होनी चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए, लोकली कलेक्ट होना चाहिए, एक्सोटिक स्पीसीज का बीज मिक्स नहीं होना चाहिए। कई बार हम सीड लाते हैं तो वो वेट बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो उसमें मिक्स कर देता है और हमें जान का जला एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब उस सीड को क्या करें, खासतौर से बबूल में जूस वगैरह का मिला दिया, अब आप क्या कर लोगे, वो एक जैसे दिखते हैं आपको। इसलिए ध्यान रखें कि हमें एक्सोटिक बीज के सीड से बचना चाहिए और पूरे मैच्योर होने चाहिए, वो रिजल्ट अच्छे हैं। नेक्स्ट, बीज हम जब इकट्ठा करेंगे, फिनोलॉजी का हमको पता है, फिनोलॉजी की बात बताई थी। एक टाइम है फ्लावर आने का, एक निश्चित महीना होता है फ्रूट आने का, एक निश्चित महीना होता है सीड पकने का। आपको अगर लोकल उन चीजों का पता नहीं है तो आप सीड कलेक्ट कैसे करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको नहीं पता है, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे गांव के लोग, उनको पता है, उनसे हम सलाह लेंगे तो आपको एक्यूरेट बताएंगे किस पौधे का सीड। हमारे ट्राइबल्स भी बहुत होशियार होते हैं, उनको पता है कि वो जंगल में रहते हैं, उनको बड़ा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान, बड़े ज्ञानी आदमी होते हैं। उनकी मैंने कल कहा था ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे समाज की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत नॉलेज है, उसका हमको लाभ लेना चाहिए। तो सीड कलेक्शन में वो ये भी बता देंगे कहाँ अच्छा ट्री खड़े हुए हैं, कहाँ से ज्यादा ट्री है और कब मिलेंगे, तो वो फिनोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, सर व्हाट इज फिनोलॉजी? फिनोलॉजी है फिनोमेनन, यानी कि नेचर अलग अलग टाइम पर डिफरेंट इवेंट करती है, घटना करती है। ये अलग अलग राज्य में मतलब क्लाइमेट में अलग अलग टाइम फूल और फ्रूट होगा। नेचर कब लीफ फॉल होगा, ये एक इवेंट है। फिर कब नई लीफ आएगी, ये अगली इवेंट है। कब फ्लावर आएगा, इसकी डेट अलग है। क्योंकि पड़स अभी महाराष्ट्र में उसको फूल है, हम राजस्थान में उधर फूल अभी नहीं आएगा, लेट होगा। और जम्मू कश्मीर में सबसे लेट आएगा, अप्रैल में आएगा, क्योंकि वहां सर्दी है। ये डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, इनके टाइम टेबल फिक्स है, नेचर में इनबिल्ट है। तो कब कौन सी घटना होगी, हिंदी नाम यार, हिंदी लोक नाम बड़ा अच्छा, घटना विज्ञान। पौधे की कौन सी घटना कब होगी, उसका एक सीजन है, एक मंथ है। उनमें फूल आना, फ्रूट पकना और सीड पकना, ये तीन घटनाएं कब होंगी। तो ये तीन घटनाओं का हमें, तो ये घटनाओं का जो सिलसिला है, नॉलेज है, ये घटना विज्ञान है, फिनोलॉजी। तो इसलिए फिनोलॉजी का पता नहीं तो सीड कलेक्शन में हमसे गलती हो सकती है। नेक्स्ट, सीड कलेक्शन के बहुत सारे मेथड हैं। आप हाथ से तोड़ सकते हैं, आप ब्रांच को काट के नीचे गिरा सकते हैं, आप जानवरों की लैट्रिन से इनको इकट्ठा कर सकते हैं। कई जानवर सीड खाते हैं, जैसे नीलगाय, जैसे गोट, जैसे कैमल, उनकी लैट्रिन से। कई बार अपने मुंह से भी बाहर निकालते हैं यहीं से, तो रिगर्जिटेट बकरी करती है, रिगर्जिटेट सीड नीलगाय भी करती है। ग्राउंड में पड़े हुए सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ एनिमल बार बार एक ही जगह पे लैट्रिन करते हैं, जैसे नीलगाय, चिंकारा, उसको मेडन कहते हैं। तो इनकी मेडन से भी आप सीड वहां से ला सकते हैं और मुंह से निकालते हैं, रिगर्जिटेट। स्टोर प्लेस कई जगह गांव में क्या करते हैं, ये घास को स्टोर कर दिया, 4 महीने घास को यूज कर रहे हैं। अब ये स्टोर है, स्टोर के इसके नीचे बीज पड़ा है, जब घास निकल जाएगी तो यहाँ बीज पड़ा हुआ है, इसको मिट्टी सहित ले जाओ, इसमें एक एक बीज नहीं निकाल सकते, इसकी मिट्टी को भर के ले जाओ, यही आपकी सीड की जगह है। तो ऐसे हम कई जगह जैसे ये बोर काट के एक इकट्ठा कर देते हैं और उससे सीड वहां पर गिर जाते हैं, उसको ईंधन के रूप में काम ले गया, वहां सीड पड़े हैं, उनको इकट्ठा कर दो। इस तरह के कहीं अगर स्टोर प्लेस है तो वहां से कलेक्ट, देखिए ये कौन से कलेक्ट कर रहे हैं, ये ऊपर से यहाँ से काट रहे हैं, ये इसको क्लीन कर रहे हैं, ये देखिए लेबर जा रही है और अब सीड को क्लीन कर ऊपर से हवा में डाल रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल उड़ जाता है, सीड कलेक्ट हो जाता है। तो वेस्ट मटेरियल को भी उसको इनर्ट मटेरियल कहते हैं, इनर्ट मटेरियल को हटाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप देखिए कईयों में गुदा जाता है तो डीपल्पिंग करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये ईगल मार्बल, बेलपत्र को, बेल को देखिए, इसमें गुदा बहुत है, पल्प है, तो पानी से धो रहे हैं, वाश के गीला कर रहे हैं, पानी को फिर वाश कर लिया, वाश करके सीड आप ड्राइंग कर ली,
विनोइंग ऊपर से डालते हैं, एयर से वो चला जाता है वेस्ट मटेरियल, विनोइंग करते हैं। स्ट्रेनिंग कोई छलना है, छलने पर डाला, छानते हैं तो उससे बीज ऊपर चला गया, वेस्ट मटेरियल नीचे रह गया, या बीज छोटा है तो बीज नीचे चला जाएगा, वेस्ट मटेरियल ऊपर रहेगा। तो ये सब बीज को क्लीनिंग करने के मेथड। नेक्स्ट, क्लीनिंग करने के बाद में आप प्रॉपर ढंग से ड्राई करें। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो फंगस लग जाएगी, बीज काला हो डेड हो जाएगा। ग्रेडिंग करें, छान के छोटे बीज को अलग कर लें, बड़े बीज को आप अलग कर लें और प्रॉपर ढंग से स्टोरिंग करें। ड्राई जगह पे स्टोर होना चाहिए, जहाँ मॉइस्चर है वहाँ स्टोर नहीं करें, टर्माइट है वहाँ स्टोर नहीं करें, जहाँ रोडेंट चूहे हैं, उंदर हैं, वहाँ स्टोर नहीं करें, वो उनको डैमेज कर देंगे। इसलिए बेटर है किसी ड्राई बिन में उसको डालें या किसी बोरे में बैग में भर के आप सीलिंग से लटका दें, हैंगिंग कर दें एयर में, तो नीचे मॉइस्चर में नहीं है। कई बार नीचे मॉइस्चर होती है तो मॉइस्चर में टच करते ही वो मॉइस्चर आ जाती है उसमें कई तो वाल्व में वो मॉइस्चर आ जाती है। तो आप क्या करें, एक लकड़ी ये लगा दें आप कहीं भी घर के नीचे, ये हमारा घर है, ये घर है, एक लकड़ी ये कर दी, एक लकड़ी ये कर, एक रस्सा बांध दें और यहां पर उनको बोरे बांध के लटका दें। या अगर यहां पर कई घरों में रिंग लगी रहती है, इस रिंग से एक रस्सा बांध दें और यहां पर लटका दें। इसमें एरियल हैंगिंग, एरियल हैंगिंग कपड़े का बैग ना, कपड़े का बैग, गनी बैग गनी बैग, जिसमें हमारे गेहूं वगैरह आते हैं, गनी बैग में कर लीजिए। क्लोज प्लास्टिक में नहीं कर सकते ना। प्लास्टिक में कर सकते हैं, नहीं प्लास्टिक कर सकते हैं, बड़ा प्लास्टिक है मिल जाता है, तो क्योंकि ड्राई सीड है ना, ड्राई सीड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, प्लास्टिक में कर सकते हैं। किसी मेटल के जो पीपा वगैरह है उसमें कर सकते हैं, जो भी घर में उपलब्ध है उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्राई प्लेस पर सीड को स्टोर करना चाहिए, वहां टर्माइट, चींटी, आंट और रोडेंट चूहे वगैरह नहीं होने चाहिए। हम बैग में इकट्ठा कर सकते हैं, मेटल के कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो ड्राई ग्राउंड में कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ड्राई होनी चाहिए, वहां पर मॉइस्चर नहीं होनी, वहां हम कर सकते हैं। सीड पर प्रॉपर लेबलिंग भी कर लीजिए, क्योंकि सीड को कई बार नहीं पहचान, किसका सीड है पता ही नहीं, फिर हम सोइंग कैसे करेंगे। प्रॉपर लेबलिंग करें, नाम लिख के करें। थोड़ा बहुत इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं, अगर वहां इंसेक्ट है थोड़ा इंसेक्टिसाइड मिक्स कर लें, नहीं तो उसको खराब कर देंगे। ओवर स्टोरिंग दिया नहीं है, एक बार रख दिया तो आप 2-4 साल पड़ा है उसको भूल गए, यूज ही नहीं हुआ। ओवर स्टोरिंग नहीं करना है। किसी भी वेट सीड को, रिकैल्सिट्रेंट को लंबे पीरियड पर स्टोर नहीं करना। नेक्स्ट, कैसे करते हैं इंसेक्टिसाइड? वेट सीड, जामुन, नीम, रिकैल्सिट्रेंट है ना, वेट सीड है ना, उसके उनको बड़े पीरियड के लिए स्टोर नहीं करना। नहीं इंसेक्टिसाइड इनसे थोड़ा डाल दें अंदर, नीम, नीम डाल दें, टर्माइट कोई भी टर्मिसाइड डाल दें, बोरर है तो बोरर को मारने वाला कोई भी डाल दें, बोरी में थोड़ा डाला, अब उसको यूं पटका, वो सारा मिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने तो इतना एक थोड़ा छोड़ दिया, ऊपर मुंह बांध के बोरी को एक बार यूं पटका, एक बार यूं पलटी दी, एक बार यूं पलटी दी, वो अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसमें कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, नीम पाउडर, तो इस पर है। अब देखिए सब लोग अपना बैग लेके इकट्ठा करने जा रहे हैं और टाइम नहीं जा रहे हैं। ये लोकल लोग, इनको पता है कहाँ सीड मिलेगा, कब मिलेगा, पूरी फिनोलॉजी ये जानते हैं। जो काम करते हैं उनको नहीं पता, इनको पता है फिनोलॉजी, है ना। तो पूरा एक मिशन के रूप में ऑर्गेनाइज करके आप सीड प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट क्या है आपका? नहीं, थैंक्स के बाद हम नहीं है, करें नहीं तो मैडम आप उसको कितने दिन सपोर्ट करना है, संभालना है। आपकी राय में हमें कब तक संभालना चाहिए, सोचिए, एनालाइज। एक सीजन 3 से 5 ये बहुत मैकेनिकल हो गया। दो सीजन नहीं, ये मैकेनिकल है। आप इसको क्यों पे ले जाइए, क्यों 3 साल क्यों नहीं, 3.5 साल क्यों नहीं, 3.5 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? इसके पैसे क्यों का जवाब होगा, क्यों? आपने 3 ही क्यों कहा?
प्रॉपर रूटीन हो जाता है ग्राउंड में उसका और वो कैपेबल हो जाता है स्पेस करने के लिए। इसको इकोलॉजी में लेकर हमको हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट सस्टेन कि पौधा सस्टेन सिर्फ लगना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। सस्टेन हमारा उद्देश्य लगाना नहीं है, नहीं है बराबर। हमारा, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट मटेरियल और सर्विस कब देगा? जब वो जिंदा रहेगा तब देगा। तो हमारा काम लगाना नहीं है, लगे हुए को बचाने तक, वहां तक हमें साथ देना है। तो पौधा किस स्टेज में जाकर सुरक्षित हो जाएगा? अब ये खतरा नहीं है। हमें कब तक सुरक्षा देनी है? जब तक उसका नष्ट हो जाने के खतरे सब खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमको उसको बचाना है। वो क्या है जो सकते हैं? आप खतरों को देखिए, खतरा कौन है? आदमी सब आदमी को हम कभी भी नहीं रोक सकते। वो तो 20 साल के बाद भी काटेगा, 4 साल बाद हम आदमी को रोक ले। और क्या खतरे हैं? जो नेचुरल खतरे हैं। विंड से और एक्सेस रेन, विंड्स, ब्रीजिंग, नेचर में जो खतरे हैं वो देखिए आप। सबसे बड़ा जो लिमिटिंग फैक्टर है जो एक पौधे को मार सकता है, वो लिमिटिंग फैक्टर है। आदमी को छोड़ दिया जाए तो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। क्योंकि एक छोटा पौधा है 3 फीट का, उसको उसने ब्राउजिंग कर लिया, 4 महीने बाद फिर ब्राउजिंग कर गया, 4 महीने बाद फिर ब्राउजिंग कर गया, तो कभी उसको उसके लेंथ कभी नहीं है। ब्राउजिंग, देखिए ग्रेजिंग नहीं ब्राउजिंग बोला है, क्योंकि ग्रेजिंग तो किस पे होता है? ग्रास पे होता है। और ब्राउजिंग किस पे होता है? बुश और ट्री की ब्रांच पे होता है। ब्राउजिंग कौन करेगा? ब्राउजिंग करने वाले एनिमल अलग है, ग्रेजिंग करने वाले अलग है। बकरी ब्राउजिंग करती है, भेड़ ग्रेजिंग करती है, गाय और भैंस ग्रेजिंग करती है, नीलगाय ब्राउजिंग करती है, चिंकारा ब्राउजिंग करता है। ये सब ब्राउजर है। जी नमस्कार। ब्राउजिंग कौन करता है तो ये बताए। लेकिन ब्राउजिंग 2 तरह की, एक चारों हाथ पैर जमीन पे रहना, मुंह से खाना, एक पिछले पैर में खड़े होकर फिर खाना। ये काम बकरी करेगी। तो बकरी जब पिछले पैर में खड़े होगी तो हाइट क्या होगी उसकी हाइट लगभग मेरे इतनी हाइट होगी। इतने हाइट का पौधा कितने साल में होगा? अलग अलग स्पीसीज अलग अलग, लेकिन लगभग 3 साल के आसपास पौधे इस हाइट पे आ जाते हैं कि बकरी उसको ब्राउजिंग करे तो वो उसके बाहर निकले। और अगर थोड़ी बहुत ब्राउजिंग कर भी ली, अच्छा बकरी भी जो खड़ी हुई तो उसके वेट वजन से मुड़ेगा भी नहीं, उसके वजन को, और मान लो मरियद है तो उसके वजन से क्या होगा? एक तरफ झुकेगा। तो हमें कितने दिन की? तो 2 तरह की सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुरक्षा और एक थोड़ा एक एवरेज सुरक्षा। तो बेहतर सुरक्षा 3 साल तक, और एक थोड़ी कमी भी लापरवाही रहेगी तो वैसे 5 साल तक। यानी आपकी नजर वहां कितने तक साल रहनी चाहिए? लगभग 5 साल। लेकिन बेस्ट सुरक्षा का लेवल अगर हम लगभग 3 साल कर देते हैं और राइट टाइम पे प्लांटिंग हुआ है और 3 साल बेटर रह गया, 3 साल में लगभग हमारे पौधे मोटाई में ठीक हो जाते हैं, ऊंचाई में बकरी के, क्योंकि और सारे जानवर ब्राउजिंग करने वाले छोटे हैं। नीलगाय की हाइट बकरी से ज्यादा है, लेकिन नीलगाय बहुत कम यूं होता है। नीलगाय मुंह से चलेगा, नीलगाय अपना काम 4-5 फीट से 6 फीट से ऊपर नहीं जाए किसी को। बकरी ज्यादा करनी चाहिए। और अगर वहां बकरी नहीं है तो नीलगाय है, चिंकारा है, आपका सांभर है, स्पॉटेड डियर है, ये ब्राउजिंग करते हैं। तो सांभर की खुद की हाइट 6 फीट के 5 फीट है, गर्दन करता तो 6 फीट पर आ जाता। तो वही बकरी और सांभर यानी कि 5-6 फीट तक पौधे को हम कर देते हैं। ये एक सही टाइम है उसके भरोसे छोड़ने का। अब तेरी सारी जिंदगी हम रखवाली नहीं करेंगे।
ऐसा आमतौर पर पौधे 3 साल के आसपास पहुंच जाते हैं। तो 3 साल तक आप एक अच्छी इंटेंसिव प्रोटेक्शन कर लीजिए और 3 साल के बाद में थोड़ा 50% 20% थोड़ा सा लाइट भी आपने देखा, लेकिन ये नहीं क्योंकि कटिंग करता है तो वो तो एक दिन में डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आदमी को मैंने बाहर कर दिया, आदमी का नुकसान का कोई है ना। तो 3 साल के आसपास हम उसको कर देते हैं, बहुत सफिशिएंट है 3 साल। और 5 साल काटने वाला तो 20 साल के पेड़ को काट देगा और 40 साल के होगा, उसका कोई हल नहीं। नेचुरल जो ताकत है उनसे उनको बचाना, हाथ का खतरा रहता है। लेकिन ज्यादातर हमारे पौधे फायर हार्डी हैं, ऊपर से जल भी गया, ज्यादातर नीचे से रेनी सीजन फिर स्प्राउट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता की बात तो ये मैडम पहुंचा नहीं पहुंचा? मेरे यहाँ मैंने पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा के पहुंचा। अच्छा, आपके मुंह नहीं है, मुंह क्या है? हाँ। ओहो। तो अब हम बात करेंगे, हम सीड तो आसानी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सीडलिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो सीडलिंग चाहिए वो सीडलिंग हमारे पास है या नहीं है, हम किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की नर्सरी पे डिपेंड करते हैं। कई बार फॉरेस्ट हमको चाहिए काला शीशम, फॉरेस्ट वाले के अंदर काला शीशम नहीं है हमारे पास, हमारे पास तो XYZ है, ले जाओ आपकी इच्छा, तो हम फंस जाते हैं। फिर हमें जो मिलता है वो लगाना पड़ता है। कई बार उसकी हाइट ठीक नहीं होती, कई बार उसकी मोटाई ठीक नहीं होती, क्योंकि मोटाई कितनी होनी चाहिए? कॉलर पर पेंसिल थिकनेस तो होनी ही चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 फुट से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। 1.5 फुट से छोटा नहीं हो। कॉलर क्या होता है? जहां रूट और स्टेम दोनों मिलते हैं उस जोन को कॉलर कहते हैं। ये वाली कॉलर में प्लांट में कॉलर क्या होगी? प्लांट में कॉलर ये होती है, कॉलर का बहुत इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री में कॉलर शब्द को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। रेस्टोरेशन में कॉलर का अगर नॉलेज नहीं है तो हमसे कई गलतियां हो सकती हैं और सर्वाइवल भी प्रॉब्लम में आ सकता है। क्या है सर्वाइवल? कॉलर जब बीज उगता है तो बीज जमीन के ऊपर जो नकनाल का हिस्सा ये जमीन के बाहर है, इस पर पत्तियां लगी रहती है, लीव्स होती है। नीचे एक हिस्सा है जिसको हम रूट कहते हैं, ये टेप रूट, फिर इसमें सेकेंडरी रूट, फिर इसमें टर्सरी रूट, इसमें क्वार्टररी रूट निकलती रहती है। ये जो जमीन के अंदर है इसको कहते हैं रूट। ये जो हवा में है इसको कहते हैं शूट। इसमें शूट में क्या क्या है? स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर, ग्रोथ, सीड, ये सब शूट है। तो रूट और शूट जहां मिलते हैं इसको कॉलर कहते हैं। तो प्लांटिंग अगर कर रहे हैं तो मिट्टी में कॉलर तक मिट्टी रहनी चाहिए, ये ध्यान रहे। कॉलर से अगर आपने नीचे मिट्टी कर दी, कॉलर बाहर है, ऐसे प्लांट मर सकते हैं, सूख सकते हैं, क्योंकि रूट यहां से शुरू होती है। इसलिए जब भी प्लांटिंग करें कॉलर मिट्टी के अंडरग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रहे कॉलर। कई लोग बेहिसाब ऊपर में मिट्टी डाल देते हैं, इसको और नीचे कर देते हैं। मिट्टी कहां तक डाल दे? ऊपर तक डाल दे। कॉलर से ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? कॉलर से ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? मिट्टी डाला तो सपोर्ट मिलेगा ना? है? मिट्टी डाला तो सपोर्ट मिलेगा। इसकी साइंस को लेके आपने कहा सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सोच के बताइए। इसकी साइंस को समझिए, फिर अपना आप खुद ही फिर निर्णय लेना। कोई जड़ आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़िए, इसकी साइंस को समझिए। भाई देखिए, ध्यान से देखना, एक सिचुएशन दे रहा हूं, फिर आप समझना। अच्छी तरह से पकी होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, फट जाएगी।
आधा सच ठीक बोला, आधे में फिर गड़बड़ हो गई। मैं चाय भी पी रहा हूं और बात भी कर रहा हूं। मैं इस दोनों के यहां से टुकड़े कर रहा हूं, कॉलर में से रूट अलग कर दी और शूट अलग कर दिया। दोनों को मैं पानी में डाल रहा हूं, दोनों पानी में डाल दिया मैंने। कौन सा हिस्सा पहले सूखेगा, रॉटिंग होगा, सूखेगा सड़ेगा, स्टीम कौन सा हिस्सा पहले सड़ेगा? ऊपर का ये सड़ेगा, ये नहीं, ये लेट सड़ेगा। क्यों? ये तो लाइफ में रहती पानी में है, इसको क्यों सड़ना है? इसके ऊपर ऐसी कोटिंग है जो इसको पानी में ये नहीं सड़ेगी। इसको एयर से ड्राई होने से बचाने के लिए अलग डिजाइन किया नेचर ने। अगर आप मिट्टी यहां कर देते हैं, इसका मतलब आपने मॉइस्चर को स्टेम पर डाल दिया है। स्टेम मॉइस्चर को सहन नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? वहां पर रॉटिंग होगी और गैनोडर्मा फंगस पौधा मरेगा। तो क्या ये सबके लिए लागू है? नहीं। वो पौधे जो स्टेम से भी जड़ निकाल सकते हैं वो नहीं सूखेंगे। कुछ पौधे ऐसे हैं संसार में जो कॉलर से ऊपर से भी रूट निकाल सकते हैं। वो पौधे जो कॉलर से ऊपर रूट निकाल सकते हैं वो नहीं रॉटिंग, उनमें हम मिट्टी ऊपर चढ़ा सकते हैं। जैसे पीपल, बरगद, जितने भी फाइकस हैं ये एयर में से रूट निकाल सकते हैं। इनमें हम मिट्टी ऊपर कर देंगे तो इनको, इसमें जरा देखना रूट कहां से निकल रही है, हवा में से निकल रही है कि नहीं? इसका मतलब मैं यहां तक मिट्टी डाल, यहां तक मिट्टी डाल, यहां से रूट निकाल लेगा नहीं है, क्योंकि इसको नेचर ने बनाया है इस तरह से है। लेकिन खजूर भी नहीं सड़ेगा, खजूर रूट कहां से निकालता है? साइड में। गन्ना भी नहीं सड़ेगा, ज्वार भी नहीं सड़ेगी। आप देखा रूट ऊपर से दिखने लग जाते, ज्वार में देखा किसी ने? ज्वार में ये होता है, देखिए मक्की में भी यही है। ज्वार में ये ज्वार है यहाँ पे पौधा, देखिए यहाँ ये इसमें नोड ऐसा है, ऐसा है, फिर इसमें देखिए यहाँ देखा आपने, तो आपने एक मिट्टी डाल दी है, तो उसमें ये नहीं रॉटिंग होगी। जिनके ये रूट नहीं है, स्टेम से या ब्रांच से नहीं निकाल सकते, वो सब के सब रॉटिंग होगी। अब आइए प्लांटिंग में। इस नियम का प्लांटिंग में क्या करना है? अगर रूट बाहर नहीं निकलते तो मिट्टी ऊपर नहीं चढ़ानी, नहीं, सब रॉटिंग हो जाएगा, पौधे मरेंगे। क्योंकि 300 सेंटीमीटर की वर्षा है, कोई थोड़ी बहुत वर्षा नहीं है। गड्ढे में पानी भरा रहेगा, गड्ढे में पानी भरा, स्टेम पर रॉटिंग होगी, रॉटिंग होगी, पौधा मरेगा। आपने एग्रीकल्चर वालों से पूछना, पपीता की जड़ में ज्यादा नमी है, वही वो लुढ़क जाता है, डैम्पिंग ऑफ कहते हैं उसको, डैम्पिंग ऑफ कर देता है वो बीमारी है। तो इसलिए ये डैम्पिंग ऑफ जैसा बड़े पौधा में रॉटिंग आ जाती है। इसलिए अनावश्यक मिट्टी नहीं चढ़ानी है, कॉलर तक मिट्टी चढ़ानी है, कॉलर से ऊपर ना। कॉलर को ऊपर रखना है एयर में, ना कॉलर को मिट्टी में रखना, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, इतना मिट्टी ऊपर डालनी है प्लांटिंग में। और मैं चाय पी रहा हूं, जब तक आप नर्सरी की बात हम करेंगे, तो हमें नर्सरी क्यों जरूरी है? मैडम ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर? तो हेरिटेज के ऊपर आने वाले चाय पी लूं? ताकत आ जाएगी। Can be converted into like manure form, वो which can be अगर used. ये क्वेश्चन है तो उसको आप ये कर सकते हैं। हाँ, नहीं। नॉर्मली किचन वेस्ट नहीं रहता है। उसमें आप दम डाल दीजिए, उसमें माइक्रोब आ जाएंगे, माइक्रोब वो जो रॉ वेस्ट है कहीं पे तो डिकम्पोज हो जाएगा। होना चाहिए और फास्ट देखिए इसमें आंसर है, किचन वेस्ट में मॉइस्चर है, नहीं है तो आपके किचन में मॉइस्चर है। क्या बनना है? हमें पिट बनना है, क्योंकि पिट में कोई भी चीज आसानी से ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चर रिटेन होगी। आप एक अच्छा पिट, क्योंकि जब रॉटिंग होगा तो दुर्गंध निकलेगी, घर के बिल्कुल पास ना हो, आपके बेडरूम के पास ना हो। घर का जो कंपाउंडर सबसे दूर वाला हिस्सा है, सबसे दूर वाले हिस्से में आप एक पिट बना दें। इस वेस्ट को मैनुअली वहां ले जाके आप डाल, इसमें पानी छिड़कते रहें, एक तरीका। इसको और फास्ट और क्वालिटी ऑर्डर मैनुअल बनाना,
आप थोड़ा सा डंग भी छोड़ दें और वर्मी कंपोस्ट ला के छोड़ दें। वर्मी कंपोस्ट Cow dung. पाउडर थोड़ा सा आप उसमें और Fast अगर करने के दही और गुड़ वगैरह मिला और थोम अच्छा, डालेंगे ये तो और बैक्टीरिया जल्दी है। हो जाएगा। और फास्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो तैयार हो जाएगा ना, आप उसे हाथ निकालें दुर्गंध भी नहीं आएगा। आप देख लो और थोम से उसको खाना और रोटिंग दो काम हो रहे हैं। वहाँ वो फूड के रूप में ले रहा है ना और अपने लैट्रिन को बाहर निकाल रहा है। आप जब हाथ से निकालेंगे आपको लगेगा इसमें दुर्गंध नहीं है, शक्कर जैसा हो जाएगा, शुगर बिल्कुल जैसा। भुरभुरा तो कितना ग्रेनुलर। तो उसको वहाँ पर हमारा बहुत सारा किचन वेस्ट हो जाता हाँ। है, टिफिन्स बनते हैं, तो उसको decompost इसलिए इवन अगर नॉन वेज भी है, किया ट्राई, वो बहुत ज़्यादा है। The quantity is very large actually. यानी in आप बड़ा too many मैंने kgs. 4 फीट पिट को बड़ा कर लें। 6 फीट और 4 फीट तक किया है, हाँ। बट वो नहीं हुआ उतना पाउडर। नहीं आप अच्छा अगर ज्यादा निकला आप 2-3 काम करें, पिट 3-4 बनाए तो ऊपर से नहीं होगा, मट्टी है हाँ। और गार्डन एरिया है, हाँ खाली उसको यूज किया नहीं होगा, गड्ढा करना जरूरी है, नहीं उसमें फास्ट हो जाता है, मॉइस्चर रिटेन रहती है। उसको टर्न भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ता नहीं नथिंग नहीं इग्नोर इट कुछ नहीं डोंट करना। वेट उसको Natural कुछ process. नहीं करना। Nothing, उसको पटका रखें, उसमें पल्वराइज करने का, मिक्सिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे अगर मिक्स करेंगे तो आपकी मॉइस्चर जल्दी सूखेगी, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है। दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट भी निकलेगी, गर्मी निकलती है, गर्मी निकलेगी तो फंगस और फास्ट ग्रोथ करती है। बाहर आप करेंगे तो उसकी गर्मी, उसका टेम्परेचर डाउन चल जाएगा, फंगस स्लो ग्रोथ करेगी। इसलिए पिट में रखना 2 फायदे हैं, उसकी गर्मी को भी, वो एक थर्मोस्टेट का काम करता है, गर्मी रिटेन रहती है, मॉइस्चर फास्ट ड्राई नहीं होती है और आपका वो रोटिंग जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। 3-4 पिट रखें, एक में कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसमें चल रहा है, इसको आप यूज करिए। घर में पॉट वगैरह में आप डाल सकते हैं, या कहीं सब्जी वगैरह कोई उगा रहा है आप उसको दे सकते हैं। ये एम्प्टी हो गया, अब इसमें फिलिंग शुरू कर दें, अब दूसरे वाले का खाद बाहर निकालें। इस तरह आप क्या करें, एक आपके पास एक साइकिल बन जाएगा। इस तरह आप इसको मैनुअल बना सकते हैं। इसको आप किसी डब्बे में भर के, छोटे-छोटे बोरी में भर के हम इसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास वहाँ नहीं है फैसिलिटी की जमीन, तो हम अपने सिटी के बाहर भी अपने मिलने जाओ वहाँ खेतों में दे सकते हैं, तो ये यूज हो सकता है। इस तरह आप इसको करें, ये बहुत सहज है। हाँ, आपने क्या कहा था बिल्डिंग को, देखिए ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल वाले इस चीज पे बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी बिल्डिंग को खतरा है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है पौधे उगने से, तो वो देश का नुकसान। वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं रेस्टोरेशन और इसको कंट्रोल करने में। ये जो बिल्डिंग पर पौधे उगते हैं इनको कहते हैं रुड्रल फ्लोरा। इनको क्या कहेंगे? रुड्रल फ्लोरा, रुड्रल्स। रुड्रल्स रुड्रल्स मैन मेड स्ट्रक्चर के ऊपर उगते हैं। वाल, पानी जहां से बाहर निकलता है वहां रिलीजियस स्पॉट, एंशिएंट बिल्डिंग्स, क्रैक्स, क्रीविसेज, इनमें ये उगते हैं रुड्रल फ्लोरा। अलगी बोलते हैं, हैं? अलगी बोलते हैं। नहीं, एल्गी नहीं। अपना फ्लावरिंग प्लांट, एल्गी कभी बिल्डिंग को तोड़ेगा नहीं, बिल्डिंग को शैबी और उसकी जो एक एस्थेटिक है उसको डैमेज करेगा। रूरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पिंपल वगैरह होता है। पिंपल वाल में, तो जैसे ये एक वाल है और यहाँ वाल पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर मान लीजिए ये एक पानी का पाइप है जो रेन वाटर का पानी बाहर निकलता है। यहाँ पर फ्रूट खाकर, फिक्स के फ्रूट खाकर एक बर्ड आया और वो इसने ड्रॉपिंग यहाँ कर दी। अब ये पानी बह के सीड जा रहा है यहाँ पर, और ये सीड मान लीजिए
किसी तरह ये यहाँ गिर गया, ये यहाँ पे या यहाँ गिरा ये, या बाढ़ में सीधा यहाँ एक क्रिमिस था यहाँ पे डाल दिया, बीज यहाँ पर, अब ये बीज जर्मिनेट करेगा। इतना छोटा है कि आपको कोई डैमेज नहीं लग रहा है, लेकिन इनकी रूट में जो पावर है, रेनी सीजन में पानी मिल रहा है, रेन का पानी अब ये स्लो हो जाएगा, या तो पत्तियों को डाल देगा या पत्तियों की साइज छोटी रखेगा। जैसे रेनी सीजन आएगा फिर ये अंदर, फिर इसकी रूट अंदर जाएगी और ये इतना रूट को फैला लेता है, धीरे बाहर भी चल सकता है, अंदर भी चल सकता है। फिर यहाँ से मोटाई बढ़ाएगा, जैसे मोटाई बढ़ाएगा अब यहाँ क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ह्यूज बड़ा साइज का ट्री भी हो जाता है। इनको कहते हैं रूटर्स, ये बिल्डिंग को। अब क्या किया जाए, इनको हटाने के लिए करते हैं, मान लीजिए इस दीवार पर ये रूडरल उगा हुआ है, ये प्लांट उगा हुआ है, ये प्लांट उगा हुआ है। आर्कियोलॉजी कैसे करती है, इस प्लांट को यहां से काटा, थोड़ा सा इसको चिजलिंग करके, छेनी से चिजलिंग करके इतनी सी कैविटी बनाई और इसको या इसको पुल कर दिया, छोटा है तो, मोटा है तो कैविटी बना के इसको इतना काटा है, ये रूट बाहर नहीं आ रही है। अब जो अब क्या करेंगे, एक बर्तन लेते हैं प्लास्टिक का, इसमें पानी और लाइम डाल के इसको, लाइम को इसमें छोड़ देते हैं, चूना का लाइम का, स्टोन का लाइम, ये चूना का, ये देखिए इसमें पानी उबलने लग जाता है, इसमें पानी उबलने लग जाता है लाइम का घोल। ये जो लाइम का गाढ़ा घोल, कंसंट्रेट घोल करते हैं, इस घोल उससे दिवाली की पिचकारी है, पंप है, उससे इसमें भरते हैं, गरम गरम इसको भरते हैं, हॉट हॉट भरेंगे तो ये डेड होगा, ये हिस्सा डेड हो जाएगा, ये हिस्सा डेड होगा और इसको यहां तक पूरा भर देते हैं, प्लगिंग यहां तक करेंगे। अब ये फ्री स्प्राउट नहीं करेगा क्योंकि हमने हॉट लाइम से, ये सॉल्यूशन से ऊपर तक भरना है सर। हाँ हाँ हॉट हो, इसलिए आप इसको थोड़ा स्लांटिंग करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसके ओरिएंटेशन को देखिए, और ऐसा नहीं बना पा रहे हैं आप, ऐसा है कर दिया किसी से, तो यहाँ पर कुछ फाइबर ग्लास वगैरह का कुछ यहाँ रखिए, स्टैक लगाइए और फिर यहाँ पे भरिए, इसको भर दिए, जब इतना भर गया फिर इसको और भरिए और इसको फिर उसके नोजल को डाल के इसको पूरा भरिए और इसको थोड़े दिन रोकिए, इसको हॉट कंसंट्रेट लाइम स्लाश लाइम का जो वो यहाँ घुसाना है। ये स्लरी टाइप है कि लिक्विड है? So in what proportion sir? तो ये जो है ये तो स्टोन जैसा दिखता है, लेकिन पानी में डालते ही ये एकदम पानी को बॉइल कर देगा और चूना बनाएगा आपका। तो आप पानी कम और स्टोन ज़्यादा डालना है ताकि वो स्लरी आपकी रबड़ी जैसी बने। स्लरी, हाँ स्लरी, कंसंट्रेट स्लरी, कंसंट्रेट स्लरी डालनी, कंसंट्रेट स्लरी डालनी, काफी दही से भी गाढ़ी, दही से ज्यादा गाढ़ी रबड़ी, इतनी आपको कंसंट्रेट डालनी है और इसको छोड़ दीजिए। ये फिर आपका यहाँ पर ये सेट हो जाएगी। फिर आपको फिनिशिंग करना है तो इसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बाहर इसको करके फिनिशिंग भी उसमें, या लाइन के वाटर से आप उसको फिनिशिंग, वहाँ कैसा कलर है, कैसा आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनाई है, उसी मटेरियल से मैच करता हुआ आप उसको कर दीजिए। इस तरह रूडरल्स को मारा जाता है, ये इनका ऑफिशियल मेथड है। सर इंस्टेड ऑफ दिस एसिड इज मोर यूजफुल कि यही दिस द बेस्ट वे सर? नहीं, एसिड करेंगे तो अगर मान लीजिए मार्बल का है तो उसको तो सारा को वेस्ट कर देगा और वो ये एसिड उसमें क्रीविस में और जाएगा, मार्बल को सारे को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। And I'm asking because हमारे कोई टेरेस पे हो गए कोई एसिड यूज नहीं करना है, like the terrace area has got all this, एसिड यूज नहीं करना तो है। like यही यूज करना है। हाँ, पूरी बिल्डिंग को जाकर वो डैमेज कर देगा। अच्छा। नो एसिड, और एसिड आपका डिस्कलरिंग और करेगा। लेटर ऑन आपकी बिल्डिंग की जो एक एस्थेटिक है ना, वो डिस्कलर हो जाएगी। एसिड अगर फर्स्ट में गिरेगा खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, इसकी फिनिशिंग को एसिड खत्म कर देगा।
नो एसिड एट ऑल। So in 1 liter like half kg limestone should be enough, sir? हाँ, यानी कि Proportion. आप जैसे हाफ केजी लाइन है तो पानी रखिए आप एक बार तो 200-300 ml ही रखिए ताकि वो गाढ़ा रहे, काफी गाढ़ा रहे। नहीं तो क्या होगा, वो इसमें फ्लो में निकल जाएगा, वो सेट नहीं होगा। या Stay in वो वो रहना अंदर चाहिए, रहना चाहिए। अटक के रहना हाँ। चाहिए। और गरम ही उसको उसमें इंजेक्ट करना निकालने है। का, हाँ। उसका टेम्परेचर उस समय, क्योंकि हमको ऊपर के लाइट पोर्शन को डेड करना है, वहाँ डेड करना है। दूसरा क्या होगा, क्योंकि अगर हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, नए सीड जर्मिनेट करेंगे, नए सीड फिर से एक नया रूट आ जाएगा। वो इसलिए जो कटा हुआ वो प्लांट कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे फाइकस वगैरह आराम से प्लांट हो जाते हैं, नर्सरी प्लांट करिए, प्लांट करिए। मैंने बहुत किए हैं ये, सजल महल का रेस्टोरेशन क्या है तो मुझे पता है, मैंने किए हैं। बिल्डिंग वाले और हेरिटेज वाले ये उन्हीं लोगों को बोलते हैं पेड़ निकालने के लिए जो वृक्षारोपण ओपन यार आपको नहीं पता है, मैंने इसको मैकेनिकल बिल्डिंग वाला है, इसको बहुत ढंग से करना है। और इसमें आर्किटेक्ट वाले का जरूर हेल्प करें, क्योंकि वो हमें ट्रेन कर देते हैं, वो सही रेशियो बताते हैं, फिर उसके बाद वो डुलर को आप डालिए। अब आगे बहुत इम्पोर्टेंट बताया। सर जब वो गर्म होता है, जब वो कली जब फटती है हाँ। तो वो गर्म होता है तो पतला ही होता है, गाढ़ा वो होता नहीं है। नहीं, पानी को कम मिलना है, पानी कम होना, स्लरी पानी कम रहेगा तो वो स्लरी टाइप हो जाएगा। पानी ज्यादा है तो वो तो फिर डाइल्यूट हो गया, क्योंकि हमें उस गर्म को उसको किल करना ना, टिप को और किल करना वहाँ पे, ताकि उसके चांसेस स्प्राउटिंग के वो हमें जीरो करने हैं। वहाँ एक टिप पर डेड पोर्शन हमें क्रिएट करना है, तो डेड पोर्शन क्रिएट करने के लिए हमको एक थोड़ा वार्म, जिसमें थोड़ा टेम्परेचर बेटर हो, वो लिक्विड वहाँ इंजेक्ट करना। पर गाढ़ा ही लगेगा। गाढ़ा ही चाहिए, क्योंकि प्लगिंग भी करना है उस होल को, नहीं तो उसमें आपका आप देखिए ये आपकी कोई इंसेक्ट और उसमें सेटल होगा, वो वहाँ यूरिन करेगा, या और कुछ उसने सीड खा रखा है, एक और सीड को वहाँ थ्रो करेगा, फिर एक नया रूट रोल आएगा। इसलिए उसको हमेशा के लिए प्लगिंग भी करना है उसको, नहीं तो हमें कोई एक नया रूट रोल फिर जनरेट हो सकता है। बहुत गर्म रहता है, संभाल के करना। हाँ, हाथ जल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाथ जल जाएगा। और बिल्कुल पानी फिजिकली बॉइल होता है, वो आवाज सुनेगी आपको, आवाज सुनेगी। हींग और और नमक का पानी भी यूज करते हैं हैं जी, हींग और नमक का पानी भी यूज करते हैं। हो सकता है, मैंने कभी देखा, मैंने क्या आर्कियोलॉजी वालों को देखा है, आर्कियोलॉजी वाले ये मेथड करते हैं। मैं उनके साथ सजगढ़ महल का रेस्टोरेशन हुआ है, तो मैं वहाँ चूंकि इंचार्ज था, मैंने मेरी आंखों से देखा, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। ये मैंने पढ़ा हुआ वो नहीं बता रहा, किया हुआ बता रहा हूँ। नर्सरी पे आ जाए, चलो। नर्सरी वो जगह है जहाँ बेबी प्लांट तैयार करते हैं। बेबी प्लांट इसलिए तैयार करते हैं ताकि पिट में हम जब प्लांटिंग करते हैं तो स्टॉक हमें मिल जाए, क्योंकि कई बार हम जो दूसरे जगह से लाते हैं तो हमको जो रिक्वायर्ड लॉट है वो नहीं मिलता है, इसलिए हम अपनी नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी जनवरी फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि जुलाई तक जून तक पौधे को 1.5 फीट का हम कर सकें होना चाहिए। आपका जो एरिया है जिसमें कोई बायोफिजिकल आपके लो रेनफॉल नहीं है, ह्यूमिडिटी यहाँ अच्छी है, हाई रेनफॉल एरिया है आपका, हायर प्रून है, शैलो स्टोनी सॉइल है, फास्ट जगहों पे आपका ड्रेजिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट, हमारी नर्सरी इसलिए ताकि हमें क्वालिटी सीडलिंग मिल जाए, नंबर में सफिशिएंट मिल जाए, और प्लांटिंग में डिले नहीं हो। नहीं तो हमारा रूल नंबर 2
वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नहीं, रूल नंबर 3 टाइमली प्लांटिंग। तो वो टाइमली वाली चीज को हमारे पास टाइम पर लॉट होना चाहिए। कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम देगा, हमें पता नहीं। कई बार हम तो तैयार हैं टाइम पे काम करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट से कई कारणों से हमें वो टाइमली नहीं मिल रहा है सीधे। तो हमारा गोल्डन रूल नंबर 3 हम उसको डिसओबे कर जाते हैं और हमारी कैजुअलिटी हमें स्टार्ट हो जाती है। फिर कई बार हमको जितना सीडलिंग चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। हमको चाहिए 45 लाख, वो दे रहे हैं 10,000। अब हम तो प्रॉब्लम फंस गए, इतना टारगेट है, तो हमारे टारगेट के बाद उस अनुसार नहीं मिल पाता है। कई बार लोकल कम्युनिटी को भी हम दे सकते हैं आसपास, उनका अवेयरनेस है, उनका हमारे ऑपरेशन मिलेगा। दूसरा, अगर हमारे पास नर्सरी है तो हमारी लेबर में, हमारी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो कमेटी है, सब अवेयरनेस भी आता है, हमें भी अवेयरनेस आता है, क्योंकि हम प्लांट से ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो ये भी उनका एक तरह का वो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमारी नर्सरी करती रहती है, अवेयरनेस भी। दो तरह की नर्सरी होती है, परमानेंट और टेम्परेरी या साइट नर्सरी। परमानेंट नर्सरी बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, उनके टारगेट बड़े होते हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल डेवलप्ड होती है। लेकिन जो टेम्परेरी या साइट नर्सरी वो 1-2 साल कम पीरियड के लिए होती है, टेम्परेरी होती है, सेमी परमानेंट होती है, छोटे टारगेट वाला था 10,000, 20,000, 30,000 प्लांट तैयार करने हैं, ऐसी हो। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है, तो हम स्टोर बनाना, ऑफिस की बिल्डिंग बनाना, ये सब की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नर्सरी बनाने के करेक्ट साइट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जहां भी आप नर्सरी लगाना चाहते हैं सफिशिएंट लैंड होनी चाहिए, डिस्प्यूट कोई नहीं होना चाहिए, वहां कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। पता लगा कि साहब रेन होते ही वहां तो पानी आ गया, एक नदी है, अब उसको लॉट को बाहर कैसे लाएंगे? तो हमारी नर्सरी का क्या फायदा हुआ? यानी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फेयर वेदर कनेक्टिविटी नहीं, और खासतौर से रेनी सीजन में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ गुड ड्रेनेज होना चाहिए। यदि सब फ्लडिंग आ गया, वहाँ पर पानी भर गया, तो सारे सीडलिंग खराब हो जाएंगे। फायर से सेफ्टी होनी चाहिए, सेंट्रल लोकेशन होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे 4 जगह काम है, तो ये नहीं एक के तो बहुत पास है, एक के बहुत दूर है। जब बनानी है तो सेंट्रल लोकेशन वाला होना चाहिए। प्लांटिंग के साइट के जितना क्लोज है उतना बढ़िया है। रिलायबल पेरिनियल वाटर सोर्स होना चाहिए, कि साहब पीक में गर्मी में जाके पानी का कुआं ही सूख गया, पानी है ही नहीं, तो नर्सरी का पौधा सारे मर जाएंगे। तो हमारे पास रिलायबल वाटर सोर्स होना चाहिए और सफिशिएंट मैन पावर भी वहाँ रहनी चाहिए। जैसा आदमी नहीं है, कहाँ आदमी मिल ही नहीं रहे, तो फिर हम कैसे करेंगे? नरेगा में भी हम नर्सरी को कर सकते हैं। नर्सरी में हमें पास 3-4 चीज होनी चाहिए। हमारे पास सैंड होनी चाहिए, क्ले होनी चाहिए, और हमारे पास अच्छा सड़ा पुराना मैन्योर चाहिए, काऊ डंग का हो या गॉड की ड्रॉपिंग्स हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये सब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। वहाँ टर्माइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, वहाँ वीड फ्री जोन होना चाहिए। अगर आसपास वीड है या वीड वाले जोन से मिट्टी लाए हैं, बैग भरेंगे, तो वो वीड आपके नर्सरी में आएगी, वहाँ से प्लांटेशन में जाएगी, और फिर वो एक नई जगह वीड पहुँच जाएगी। इस तरह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए, वीड फ्री जोन से आप सीड भी लेके आए, वीड फ्री जोन से सॉइल भी लाएं, क्ले भी, और वीड फ्री जोन से मैन्योर भी लाएं, ताकि आपके इन्फेक्शन वहाँ नहीं करे। जो मटेरियल ला रहे हैं उसमें ग्लास के पीसेज, प्लास्टिक के पीसेज, रबर के पीसेज, स्टोन वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए, और है तो थोड़ा उनको लकड़ी से पीट कर छान लीजिए उनको, ताकि वेस्ट मटेरियल हम अलग कर सके। और फॉरेस्ट से कुछ मिट्टी लाकर उसमें मिक्स और करिए, ताकि वहाँ का फंगल बैक्टीरियल इनोकुलम दे दे। इससे क्या है, माइक्रोफोरा फ्लोरा डेवलप होगा, प्लांट ज्यादा बेटर, मेरे बेबी प्लांट ज्यादा बेटर ग्रोथ कर। ये जो मिट्टी फॉरेस्ट से ला रहे हैं, ये बड़े साइज के ट्री के नीचे से लेनी है, छोटे से नहीं लेनी। ओल्ड एज ह्यूज क्राउन उस ट्री के नीचे से लेनी है। अब सीडलिंग किस में तैयार करेंगे? पॉलीबैग में कर सकते हैं,
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी जो पलाश है, पलाश की पत्ती के दोने बना सकते हैं। दुनिया का, इंडिया का पहला प्लांटेशन केरला में हुआ था टीक का। उस समय पॉलीथीन बैग नहीं थी, और उसके लिए आप एक वहाँ का कंजर्वेटर साहब थे, शब्द का नाम कैनूली होना चाहिए, कैनूली प्लॉट के नाम जो फेमस है, वो पहला प्लांटेशन के प्लांट आपका पलाश की पत्ती में, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश की पत्ती में बाउल बना के, दोने बनते हैं ना जैसे हम पकौड़ियाँ खाते हैं, उसमें डबल डबल रख के मिट्टी भर देते हैं और फिर तैयार किए गए थे। कई लोग आजकल होलो बांस, खोखला बांस है, उसका नीचे से जहाँ नोड होती है, एक ग्लास की तरह यूज कर उसमें पौधे तैयार करते हैं। कोकोनट शैल में पौधे तैयार कर सकते हैं। पोटिंग यानी ग्राउंड में उनको उगा ले, रेनी सीजन में मिट्टी में से बॉल सहित उनको खोद के चारों से एक बॉल निकालें और घास में उनको रैप कर दें, लपेट दें, इसको कहते हैं पॉटिंग करना। पॉट आउट कर सकते हैं, प्लास्टिक की ट्रे में कर सकते हैं, सीमेंट के खाली बैग पड़े रहते हैं, उनको सिलाई करके उनके बैग बनवा लें, उसमें पौधे तैयार कर सकते हैं। ईंट में भी, कच्ची ब्रिक में भी पौधे तैयार हो सकते हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलीथीन बैग को अवॉइड कर रही है, इसलिए हमें दूसरे ऑप्शन से अब आना पड़ेगा। क्योंकि पॉलीथीन बैग बहुत ही पॉल्यूशन का कारण कर रहे हैं नेचर में, और इसलिए ये ऑप्शन मैंने बताया। नेक्स्ट सर ब्रिक्स में कैसे? अभी आएगा, इसमें आएगा। जो सीड आपको बोना है नर्सरी में, बेटर सीड होना, इलाइट ट्री प्लस ट्री से लेके आए। अगर प्लस ट्री से नहीं किया तो रिलायबल सोर्स से लाएं या आपस में एक्सचेंज कर लें। सीड जिंदा लाइव होना चाहिए। डैड सीड हमें सोइंग नहीं करना, मैं बार बार, क्योंकि डैड का आप जो सोइंग करते हैं, एक महीने बाद कह रहे हैं कि आप सीड नहीं हुआ था, तो मेरा बीज खराब था, आप एक महीना लेट हो गए। डिले को रोकने के लिए आपके पास लाइव रिलायबल सीड होना चाहिए। नेक्स्ट, हम बीज को कैसे रोकेंगे, सीडलिंग कैसे रेंज करेंगे? थैली में डायरेक्ट सीड डाल सकते हैं। फॉरेस्ट में उगे हुए सीडलिंग है, छोटे बेबी प्लांट है फॉरेस्ट के, उनको वाइल्डलिंग कहते हैं, उनको वहां से लाकर और हम थैली में लगा सकते हैं। उनको प्लास्टिक की थैली में खोद के लाएं, जड़ों को डैमेज नहीं, थोड़ा पानी भी छिड़क लें और मुंह बंद करके लाएं, ताकि एयर टाइट लाएं, वरना वहां तक सब सूख जाएंगे। साइकिल पे रख कर नहीं लाना, कार में पटक कर नहीं लाना है, सब खराब हो जाएगा। जो सब्जी का कैरी बैग अपन बाजार लेते हैं प्लास्टिक, उसमें डालें उनको डिगिंग करके, थोड़ा पानी की बोतल से थोड़ा पानी डालें, ऊपर से अच्छी तरह एयर टाइट करके फिर लेकर आए। इस तरह आप वाइल्ड लिंक को जंगल से लाके फिर थैली में लगा सकते हैं, या आप वही एक बेड बना के, क्यारी बना के वहां बीजों पौधे जो छोटे छोटे हो जाए, इसमें से डिगिंग करके फिर प्लास्टिक की थैली में ट्रांसफर करें। इसको ब्रेकिंग है। कटिंग लगा सकते हैं। सकर प्लांटिंग, कई ट्रीज की रूट क्या करती है, ये ट्रीज है, ये ट्री चल रहा है, इसकी रूट नीचे जा रही है पानी के लेने के लिए, एंकरिंग करने के लिए। कुछ रूट यहाँ हॉरिजॉन्टल चलती है और ये हॉरिजॉन्टल रूट आगे चलती हुई वापस बाहर निकल जाती है और नया छोटा पौधा बना देती है। इनको सकर कहते हैं। इनको यहाँ से काट लीजिए और आप आपके पॉलीथीन थैली में आप लगा दीजिए। इनको सकर कहते हैं। जैसे नीम चमेली में सकर मिलते हैं, एलोवेरा, वारपाठा या घृत कुमारी, उसमें भी सकर होते हैं। मतलब बहुत सारे पौधों में सकर होते हैं। आपका अगेर में भी सकर होते हैं। अगेर क्या कहेंगे? राय,